ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जब जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता, तो वह अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है। ये किसने कहा है? खलील जिब्रान ने कहा है। अवैध बस्तियां और जवाबदेही की जरूरत। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर आशियाना बना लेने का चलन बढ़ा है। आज यह एक गंभीर समस्या के रूप में सामने है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक कोई भी इससे अछूते नहीं है। इसका मुख्य कारण रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन है। शहरों में ढांचागत सुविधाएं सीमित और महंगी है, जबकि उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने आवास का संकट होता है। वे खाली पड़ी सरकारी जमीन पर पहले अपना अस्थायी आशियाना बनाते हैं और बाद में कुछ लोग वहां स्थायी ढांचा या पक्का मकान बना लेते हैं। राज्य सरकारों की ओर से ऐसी बस्तियों को हटाने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं और जिनका व्यापक स्तर पर विरोध भी होता है। कई बार ऐसे मामले अदालत तक पहुंच जाते हैं। सवाल है कि इस तरह की बस्तियों को वसने ही क्यों दिया जाता है, जिन्हें बाद में हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है। और इससे न केवल सरकारी कोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, बल्कि बेदखल किए गए परिवारों के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। हाल के दिनों में दिल्ली, मेरठ, हल्द्वानी, कानपुर सहित देश भर के अनेक शहरों के में अतिक्रमण कर बनाए गए आशियानों को हटाने से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए उसे मानवीय मुद्दा माना और कहा कि हजारों लोगों को एक झटके में बेघर नहीं किया जा सकता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि रेलवे की है और कब्जाधारियों का उस पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, मगर राज्य सरकार को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और इस तरह के मामलों में एक प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह जाता है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे सड़क, पार्क, विद्यालय या अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड या फिर रेलवे और वन विभाग की जमीन पर बरसों तक अवैध बस्तियां कैसे बस जाती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि इन बस्तियों में मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं और इनसे नियमित रूप से गृह कर भी वसूला जाता है। कई लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर यहां अपने लिए घर खरीदते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब यह सब हो रहा होता है तब प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठाता। यदि मकानों का निर्माण अवैध तरीके से किया जाता है तो प्रारंभिक स्तर पर ही इन्हें क्यों नहीं रोका जाता? क्या यह केवल नागरिकों की भूल है या फिर प्रशासनिक लापरवाही? स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब बरसों बाद अचानक इन बस्तियों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। बुलडोजर जब चलता है तो केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं गिराता, बल्कि यह उन परिवारों के सपनों, सुरक्षा और भविष्य को भी कुचल देता है और जिन्होंने वहां अपना बसेरा बनाकर नई जिंदगी की शुरुआत की थी। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या एक सामान्य नागरिक से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह वर्षों पुराने भूमि अभिलेखों की गहराई से जांच करे? अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो क्या वह अपराधी बन जाता? या फिर आप देखते हैं कि असली दोषी वे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे तंत्र को संचालित किया, यानी माफिया, दलाल और वे अधिकारी जिन्होंने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। न्याय केवल यह देने तक सीमित नहीं होना चाहिए कि अवैध निर्माण हटाया जाए। न्याय का वास्तविक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि इस बात पर गौर किया जाए कि अवैध निर्माण किसकी लापरवाही से हुआ। बिना जवाबदेही तय किए केवल कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है। एक मूलभूत प्रश्न यह भी है कि क्या सरकार अपनी भूमि और सड़कों की चौड़ाई का नियमित संरक्षण एवं चिन्हांकन नहीं कर
कर सकती है। जब देश में जनगणना जैसे व्यापक कार्य संभव है, तो क्या समय समय पर सार्वजनिक भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता है? और देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। यदि कोई परिवार लंबे समय से किसी सरकारी भूखंड पर निवास कर रहा है और उसके पास आधार, पैन एवं मतदाता पहचान पत्र जैसे प्रमाण हैं, तो यह व्यवस्था की विफलता है। ऐसे लोगों के लिए तत्काल पुनर्वास या आर्थिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, उन व्यक्तियों और अधिकारियों से भी मुआवजा वसूला जाना चाहिए जिन्होंने इस अव्यवस्था को जन्म दिया। भू एवं राजस्व विभाग में हर स्तर पर इस समस्या का गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है और प्रशासनिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और इस समस्या की जड़ का एक पहलू यह भी है कि अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ जिम्मेदारी भी धुंधली पड़ जाती है। हर नया अधिकारी पूर्ववर्ती अधिकारी की ओर संकेत कर स्वयं को उत्तरदायित्व से अलग कर लेता है। कायदे से स्थानांतरण के समय कार्यक्षेत्र की भौतिक और अभिलेखीय स्थिति का अनिवार्य सत्यापन होना चाहिए। स्थानांतरित होने वाले अधिकारी को लिखित रूप से प्रमाणित करना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कोई अनियमितता लंबित नहीं है और पदभार ग्रहण करने वाला अधिकारी भी यह सुनिश्चित करे कि उसने सभी दस्तावेज की जांच और भौतिक सत्यापन कर लिया है। यह परस्पर उत्तरदायित्व की व्यवस्था अधिकारियों को एक दूसरे से जोड़ेगी और लापरवाही तथा मिलीभगत पर प्रभावी अंकुश लगाएगी। आज तकनीकी युग में किसी भी समस्या का हल असंभव नहीं है। यदि सरकार चाहे तो प्रत्येक सार्वजनिक भूमि का डिजिटल भू अभिलेखीकरण कर उसे सार्वजनिक पोर्टल से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में प्रत्येक भूखंड की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और उपयोग की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने में से कोई भी नागरिक संपत्ति खरीदने से पूर्व उसकी वैधानिक स्थिति स्वयं जांच सकेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता शहरों के नियोजन व्यवस्था मास्टर प्लान में भी है। सामान्यतः किसी शहर का मास्टर प्लान 15 से 20 वर्षों की अवधि के लिए बनाया जाता है, मगर विडंबना यह है कि कई बार यह योजना वर्षों तक लंबित रहती है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां मास्टर प्लान 2021 की अवधि समाप्त होते ही मास्टर प्लान 2041 प्रभावी हो जाना चाहिए था, मगर यह अभी तक अधिसूचना और संशोधन प्रक्रिया में लंबित है। और जब देश की राजधानी में शहरी नियोजन की स्थिति इतनी अनिश्चित है, तो अन्य महानगरों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में आम नागरिकों से भूमि उपयोग और वैधानिक जटिलताओं की पूर्ण समझ की अपेक्षा करना कितना व्यवहारिक है, यह स्वयं एक गंभीर प्रश्न है। अगर मास्टर प्लान को वार्ड स्तर तक विभाजित कर डिजिटल सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, तो न केवल आम नागरिक धोखाधड़ी से बचेंगे, बल्कि भूमाफिया, अवैध बस्तियां वसाने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इसलिए सरकार को कार्रवाई से पहले जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक न्याय केवल निर्णय नहीं बल्कि एक अधूरा सत्य बना रहता है। अब समय आ गया है कि बुलडोजर से पहले व्यवस्था सुधारी जाए, क्योंकि उन्नत शहर केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनते, बल्कि स्पष्ट नियोजन और जवाबदेह व्यवस्था से बनते हैं। और इस तरह की समस्या लगभग हर शहर में देखने को मिलती है। आप अपने शहर में देखेंगे तो वहां भी देखने को मिल जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। सुविधाओं के बरकस, ये आज सुविधाओं का युग है, जहां हर इंसानी जरूरत के लिए अभूतपूर्व सुविधाएं, तकनीक और विकल्प मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन तेज, सरल और आरामदायक हो गया है। मगर हर सुविधा अपने साथ एक नैतिक प्रश्न भी लेकर आती है। क्या हम इन सुविधाओं के उपयोग के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि इन्हें पाने के लिए उत्साहित होते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह द्वंद्व सुविधाओं के बरकस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने लिए धरती से कितना ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर मनुष्य के लालच के लिए नहीं। सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम जरूरत और लालच के बीच की रेखा को मिटा रहे हैं। नदियों के सूखते किनारे, उजाड़ होते पहाड़ और दिनों दिन दहलीली होती फिजा इंसानी लालच की कहानी चीख चीख कर सुना रही है। आज आधी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध की आग में झुलस रही है, जिसका कुप्रभाव मनुष्य के साथ ही प्रकृति पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन राख की ढेर में बदलते जा रहे हैं। तकनीक और नैतिकता के संबंध को समझाने के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है, हमारी तकनीकी प्रगति इतनी तेज हो चुकी है कि वह मानवता, संवेदनशीलता,
नैतिकता और आपसी समझ से ही भी आगे निकल गई है। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत संवाद कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा फर्जी खबरों, नाहक परेशान करने और साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट पर डराने धमकाने या प्रताड़ित करने की घटनाओं को भी जन्म दे रही है। और ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां झूठी खबरों के कारण समाज में तनाव और हिंसा तक फैल जाती है। इन सारी घटनाओं से यही पता चलता है कि सुविधा के साथ विवेक और नैतिकता का होना कितना आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई। उदाहरण के लिए ई-वाणिज्य की सुविधा ने हमारे जीवन को आसान बनाया, लेकिन अनावश्यक खरीदारी और पैकेटों के कचरे ने पर्यावरण पर भारी दबाव भी डाला। यहाँ सवाल उठता है कि क्या हम महज अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन कर सही कर रहे हैं। आज इन सुविधाओं के आदी हो चुके लोग अपने से कम संपन्न रिश्तेदारों के घर जाने से भी कतराते हैं। कारण वहां उन सुविधाओं का अभाव होना है जिनको उन्हें आदत पड़ चुकी है। और पहले जहां परिवार के साथ बैठकर बातचीत होती थी, अब वही समय मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है और इसकी वजह से पारिवारिक मूल्य भी बिखर रहे हैं। अगर हम इसी तरह सुविधाओं में डूबे रहेंगे और अपने संबंधों और जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, तो यह हमारे लक्ष्य से भटकने का ही संकेत है। पर्यावरण के संदर्भ में सुविधाओं की कीमत तो और भी गंभीर है। वातानुकूलन यंत्र, कार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने जीवन को आरामदायक बनाया, लेकिन इनके कारण होने वाले प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हाथों अब कुछ नहीं बचा। हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकता है। जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत और जिम्मेदार तरीके से उसका उपभोग कर बड़े परिवर्तन की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सुविधाओं की असमानता भी एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। एक ओर कुछ लोग अत्याधुनिक तकनीकों का आनंद ले रहे हैं और दूसरी ओर बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मनुष्य की महानता इस बात में नहीं कि वह कितना धन अर्जित करता है, बल्कि इस बात में है कि वह समाज के लिए कितना योगदान देता है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि सुविधाओं का सही उपभोग तभी है जब वह समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, क्योंकि यह समाज में असंतोष को बढ़ावा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं ने नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन ने एक नई असमानता को जन्म भी दिया है। जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट उपकरण नहीं है, वे पीछे छूट गए। यहाँ नैतिक जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हर जागरूक नागरिक की है कि वह इस अंतर को कम करने में योगदान दे। सुविधाओं के प्रति अत्यधिक निर्भरता भी चिंता का विषय है। जब हम हर छोटे काम के लिए तकनीक पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर हो जाती है। हमें अपनी क्षमताओं को जरूर विकसित करना चाहिए, लेकिन उन पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि समाधान यह है कि हम सुविधाओं का उपयोग विवेक, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ करें। हमें यह समझना होगा कि हर सुविधा के साथ एक नैतिक दायित्व भी जुड़ा होता है। अगर हम तकनीक का उपयोग समाज के हित में करें, पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने संबंधों को प्राथमिकता दें, तो सुविधाएं हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। सुविधाओं के बरकस हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक उन्नति को पाने की अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के संरक्षण में है। जब सुविधा और नैतिकता साथ साथ चले, तभी एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये दहेज का दुष्चक्र। किसी भी समाज के सभ्य होने की कसौटी यह है कि वह अपने बीच परंपरा से चली आ रही वैसी कुप्रथाओं से किस हद तक मुक्ति हासिल कर पाता है, जो अमानवीय होने के साथ कानूनन अपराध भी है। मगर ऐसा लगता है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर समाज एक तरह की उदासीनता में रहता है। नतीजतन जहां आधुनिक मूल्यों के साथ हो रहे सामाजिक विकास के बीच महिलाओं के प्रति दुराग्रह और कुंठा की हिंसा की जगह पूरी तरह खत्म होनी चाहिए थी, वहां आज भी कई ऐसी परंपराएं मुखर दिखती हैं और जिनकी वजह से महिलाओं का जीवन संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है।
हालात यह है कि जिस दहेज जैसी समस्या के खिलाफ सबसे ज्यादा अभियान चले, बेहद सख्त कानूनी प्रावधान किए गए और उसकी वजह से आज भी अक्सर महिलाओं की जान जा रही है। अर्थव्यवस्था और विकास के चमकते आंकड़ों के बीच आखिर क्या ऐसा छूट रहा है कि ना तो समाज अपनी ओर से इस विकृत परंपरा को छोड़ने के लिए संवेदनशील हो रहा है और ना ही इस संबंध में बने सख्त कानूनों का खौफ दिखता है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गिने जाने वाले नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में दहेज उत्पीड़न के कारण एक महिला की मौत की खबर ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर किया कि सामाजिक विकास की कसौटी पर हम कहां खड़े हैं और यह कितना अफसोसनाक है। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी दहेज की वजह से एक महिला की जान जाने की खबर आई थी। इन मामलों में महिला के परिवार वालों का स्पष्ट आरोप है कि शादी में भारी खर्च करने के बावजूद बाद के दिनों में भी दहेज की लगातार मांग पूरी ना हो पाने की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। आए दिन सामने आने वाली ऐसी घटनाएं बताती हैं कि आम भारतीय परिवारों में दहेज की वजह से उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं आज भी एक भयावह वास्तविकता बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक आंकड़े के मुताबिक अकेले 2022 में दहेज की वजह से 6,516 महिलाओं की मौत हुई थी। माना जाता है कि परंपरा के नाम पर जारी कुछ अमानवीय कुप्रथाएं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में समाज के वैसे हिस्से में चलन में होती है जो किन्हीं वजहों से शिक्षा और प्रगतिशील मूल्यों से दूर रह गए या विकास के सफर में पिछड़ गए। मगर शायद यह बस एक धारणा है और दिल्ली, नोएडा या किसी बड़े महानगर में भी कई लोग कुरीतियों के निर्वाह को लेकर उतने ही संकीर्ण घेरे में जीते हैं। यह समझना मुश्किल है कि उच्च शिक्षित और आधुनिक मूल्यों के साथ जीने वाले कथित संभ्रांत परिवारों के भीतर भी दहेज जैसी विकृत परंपरा के प्रति इतना मोह क्यों बचा हुआ है कि वे बहू के उत्पीड़न और कई बार हत्या कर देने की हद तक भी चले जाते हैं। और विचित्र यह भी है कि ऐसे कई परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से खासे समृद्ध होते हैं, इसके बावजूद उनके भीतर बहू के घर से धन हासिल करने की ऐसी अदम्य भूख होती है कि वे अपराध करने से भी नहीं हिचकते। समस्या की जटिलता को समझे बिना अक्सर दहेज कानूनों के दुरुपयोग का सवाल उठाया जाता है, लेकिन आज भी दहेज की वजह से उत्पीड़न, आत्महत्या और हत्या की घटनाएं यह बताने के लिए काफी है कि इस मसले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई से लेकर जन जागरूकता अभियानों की सख्त जरूरत है। और देखिए आजकल तो दहेज इस तरह से चलता है कि वो कहता है कि इतने पैसा दे सको तो आना, और आप देखते हैं कि जो पैसे से प्रेम करेगा, रिश्ते उसके लिए मायने नहीं करेगा। तो इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी। जो लोभी होते हैं वो रिश्तों को परिवार में मायने नहीं रखता है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो ऐसे परिवारों में तो कभी भी अपनी बेटी को दीजिए ही मत। जोखिम का सफर। रेल सेवा आम लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, मगर यह सुविधा कई बार यात्रियों की जान पर भारी पड़ जाती है। सरकार की ओर से देश के रेल सेवा तंत्र को विश्व स्तरीय बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कब और कहां रेल हादसा हो जाए इसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। पिछले 2 दिन में 3 रेल हादसों ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता को और गहरा कर दिया। बिहार के सासाराम में सोमवार को प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक यात्री रेलगाड़ी में आग लग गई और जिससे एक डिब्बा पूरी तरह जल गया। दूसरा हादसा उत्तराखंड में ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन पर रात को हुआ, जब ट्रैक बदलते समय उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की घटना सामने आई थी। गनीमत रही कि इन तीनों हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर सवाल है कि इस तरह के हादसों से सबक लेकर हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने को लेकर गंभीरता आखिर नदारद क्यों? यह विचित्र विडंबना है कि एक ओर सुरक्षित सफर के लिए रेल सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बुनियादी सुरक्षा उपाय विभागीय अनदेखी की वजह से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक सासाराम में रेलगाड़ी की एक बोगी में आग की घटना के समय स्टेशन पर अग्निशमन की माकूल व्यवस्था नहीं थी। ना तो वहां रेलगाड़ी में पानी भरने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से तत्काल पानी उपलब्ध हो पाया, ना ही स्टेशन पर रखे गए अग्निशमन सिलेंडरों में गैस थी। आग कैसे लगी इसका भी कोई स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया। यह बात छिपी नहीं है कि इस तरह के रेल हादसों में नामात्र की कार्रवाई होती है और बाद में जांच के नतीजे भी सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। कहने को रेलवे बोर्ड के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन व्यवस्थागत खामियों को
को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सुरक्षित सफर की उम्मीद धुंधली ही रहेगी। देखिए, इस तरह का कोई हादसा होता है तो हम लोग कोई उससे सीखते थोड़ी हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर कोई हादसा होता है, फिर जागते हैं, फिर सो जाते हैं। यही चलता रहता है, लापरवाही। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।